तो वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे इवैल्यूएशन के बारे में, जिसमें हमने इवैल्यूएशन कर लिया था और टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में हमने कर लिया था प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, सबमिटिव और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, तो आज भी हम इस लेक्चर में थोड़ा सा बात करेंगे इवैल्यूएशन पर ही। ठीक है, तो इवैल्यूएशन का स्टार्टिंग में बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की, कि इवैल्यूएशन का जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है। तो अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो बैकग्राउंड में सबसे पहले जो आपका कोठारी कमीशन रिपोर्ट थी 1966, उन्होंने स्टार्ट किया था जो इंटरनल असेसमेंट और इवैल्यूएशन कंडक्टेड बाय द स्कूल इज़ ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेंस एंड शुड बी गिवन इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस। इन्होंने बात की थी कि जो एक टीचर है जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं वो उन बच्चों के बारे में ज़्यादा बेटर बता सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल जो एग्ज़ाम होते हैं कि 1 साल के बाद एग्ज़ाम कर दिए बता दिया, तो वो आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो इसके बाद बात की 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने, जिन्होंने स्टार्ट किया कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो जो आपका कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है वो बात हुई है 1986 में। किसने बात की? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। और आपको शॉर्ट नोट भी आता है कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पर लिखने के लिए, और उसके अलावा कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में पूछा भी जाता है। तो जो कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है वो आपका फॉर्मेटिव और सबमिटिव को ही कंसीडर करता है। ठीक है, कि लगातार होना चाहिए आपका इवैल्यूएशन। ठीक है, उसके बाद बात की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने 2005 NCF 2005 भी जिसको कहा जाता है, उन्होंने बात की NCERT के अंतर्गत ये रखा गया था। और इसने बात की थी कि जो एम्स ऑफ एजुकेशन है या एजुकेशन में CCE का होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्कूल बेस्ड CC सिस्टम शुड बी एस्टेब्लिश्ड टू, इसने कहा था रिड्यूस कीजिए स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन, मेक इवैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव एंड रेगुलर। ठीक है, कि आप लगातार इवैल्यूएशन कीजिए और बच्चों को पूर्ण रूप से ऑब्जर्व कीजिए होल द ईयर, एंड अगर उनको डायग्नोज करने की ज़रूरत है तो उनको डायग्नोस्टिक वहाँ पे इवैल्यूएशन की भी क्या होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद इवैल्यूएशन की बात की गई RTE 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट में, जो आपका एस्टेब्लिश हुआ था ऑन 27 अगस्त 2009। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया था इन्होंने न्यू एक्ट, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। तो जो राइट टू एजुकेशन था इसमें भी यही बात रखी गई थी कि हमारा क्या होना चाहिए मेन, कि जो आपका विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 से हम क्या करें, इवैल्यूएशन क्या हो, CCE बेस्ड हो। और ये इट स्टेट्स द स्टूडेंट्स अप टू, जो स्टूडेंट्स हैं आपकी 8th शुड नॉट बी मेड टू अपीयर फॉर एनी बोर्ड एग्जामिनेशन, क्या हो गए थे, बंद हो गए थे उसके बाद। और इन्होंने कहा था कि 1st to 8th क्या होना चाहिए, आपका कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए वहाँ पे। तो कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को हिंदी में कहा जाता है सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि इसको 2001 में स्टार्ट किया गया था, और इसके अनुसार जो 6th से लेके 10th तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, और ये 12th कक्षा के लिए भी ये प्रक्रिया लागू है। अब तो सभी में ही इवैल्यूएशन कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव की बात की जाती है कि प्रीवियस जो टेस्ट लिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग भी बच्चों को वहाँ पे इवैल्यूएट किया जाए। तो अगर हम 1 पेज में डिस्कस करें तो जो आपका CCE था उसकी जो बात की थी सर्वप्रथम वो किसने की थी, आपका कोठारी कमीशन। ठीक है, कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1966 में, उसमें बात रखी गई कि आपका क्या होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए। फिर NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो बनी 1986 में, उसने भी किसकी बात की, CCE की बात की कि जो स्कूल्स के टीचर हैं वो ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कि आपका इवैल्यूएशन वहाँ पे हो, टीचर बताएं कि बच्चा कैसा है। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है एग्जाम के टाइम बच्चा बीमार हो रहा है तो उस केस में भी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसके बाद NCERT 2005 में बात की कि रिड्यूस कीजिए इनका जो बर्डन है बच्चों का उसको कीजिए रिड्यूस, और क्या कीजिए वहाँ पे होना चाहिए आपका इवैल्यूएशन। ठीक है, और उसके बाद बात की राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने, जिन्होंने 1st to 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, जैसे आप जानते हैं कि वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। और उसके अंतर्गत इन्होंने बात की कि क्या होना चाहिए इवैल्यूएशन
कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, अगर हम उसमें बात करें तो उसमें जो इवैल्यूएशन होता है वो अब इस ढंग से होता है इवैल्यूएशन में कि जैसे मैंने बात की थी उस दिन, जो फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन है वो किसके पार्ट है, आपका CCE का कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का ही पार्ट है आपका जो आपका फॉर्मेटिव और समेटिव, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। तो फॉर्मेटिव और समेटिव में जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, एक आपका होता है FA1, ठीक है, और दूसरा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट और फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका सेकंड, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों का जो कंबाइन होता है वो होता है आपका SA1, जो हम अपने पिछले लेक्चर में डिटेल में बात कर चुके हैं। और उसके बाद होता है आपका FA3 और फिर होता है आपका FA4, ठीक है। तो इनका जो कंबाइन होता है वो होता है SA2। इससे क्या बनता है, आपका फाइनल रिजल्ट होता है। फॉर्मेटिव में हमने बात की थी कि निर्माणात्मक जो मूल्यांकन होता है इसमें एक आपकी पोजीशन रहती है बच्चों को कि उनके डायग्नोज करके प्रॉब्लम्स को, वो बच्चा अगर मैथ में पुअर है आगे वाले टेस्ट में वो इम्प्रूव करके हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं होते हैं। ये फर्दर के लिए इम्प्रूव तो करता है लेकिन वो मार्क्स इसमें काम नहीं होते हैं। यहाँ पे 5 नंबर की अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और इसी तरह से यहाँ पे जो आपका ये आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है, समेटिव इवैल्यूएशन आपका, ठीक है, असेसमेंट। और इसके बाद आता है आपका 3 और 4 सेम, और उसके बाद आता है आपका समेटिव जो असेसमेंट होता है आपका सेकेंड। और इसी के बेस पर जो पूरा ईयरली रिजल्ट होता है इस बच्चे का वो स्किप कर उसको आगे प्रमोट किया जाता है नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए जो न्यू इवैल्यूएशन सिस्टम है यही फॉर्मेटिव की और समेटिव की ही मैं बात करूंगी। तो इसमें बताया गया है इस स्लाइड में कि जो जून टू अक्टूबर है आपका, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे। और इसमें यूजिंग मिनिमम 5 आउट ऑफ 8 इवैल्यूएशन टूल्स सजेस्टेड, 5 से 8 इवैल्यूएशन टूल्स बताए गए हैं जिनको फॉलो करके क्या किया जाएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बच्चे का किया जाएगा। और जो टर्म एंड होगा, फर्स्ट टर्म का जो एंड होगा उसमें समेटिव इवैल्यूएशन किया जाएगा और जो रिजल्ट बनेगा वो A+B, जैसे फॉर्मेटिव को A दिया है, समेटिव को B दिया है, और टोटल कन्वर्ट होंगे उसके ग्रेड्स में 100 मार्क्स से। अब सेकंड न्यू इवैल्यूएशन सिस्टम में सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो नवंबर और अप्रैल में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन 5 आउट ऑफ 8 इवैल्यूएशन टूल्स वहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं। सिमिलरली जो समेटिव इवैल्यूएशन है रिजल्ट बनेगा A+B 100 और कन्वर्ट करेंगे उसको ग्रेड्स में। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन 1st to 8th क्लास के लिए, क्लास 1st और 2nd के लिए जो उसके ऑब्जर्वेशन होगी, डेली की ऑब्जर्वेशन, बच्चा कितने बजे आता है जाता है, अटेंडेंस कैसी है, उसके ओरल वर्क लिए जाएंगे, प्रैक्टिकल उसके लिए जाएंगे, एक्टिविटी उसकी होगी, प्रोजेक्ट उसको दिया जाएगा, टेस्ट और जो ओपन बुक होगी वो कि कितना पढ़ता है, उसके क्लास टेस्ट लिए जाएंगे, होमवर्क उसका चेक किया जाएगा, क्लास वर्क उसका देखा जाएगा, और अदर उसकी को करिकुलर एक्टिविटी भी देखी जाएगी। तो उसमें से कितने होंगे आपके 70 मार्क्स। समेटिव इवैल्यूएशन में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए जैसे मैंने कहा था कि FA1 लिया, FA2, FA3 और FA4, ठीक है। तो अगर फर्स्ट होगा तो FA1 और FA2 जैसे मैंने बोर्ड पे दिखाया था। थियोरेटिकल में उसके 20 मार्क्स होंगे, ओरल और प्रैक्टिकल उसके 10 मार्क्स होंगे, और टोटल ग्रेड उसके A+B को जोड़ के कितने बनेंगे 100। अब 3rd to 4th में कितने होंगे 60, थ्योरी उसकी होगी 30 मार्क्स की, और 10 उसके रहेंगे ओरल और रिटर्न वर्क के। उसके बाद 5th और 6th में उसके 50 हो जाएंगे मार्क्स, और थ्योरी उसकी 40 की होगी, और 10 मार्क्स उसके होंगे ओरल और प्रैक्टिकल के, टोटल 100। और जो आपका 7th और 8th में उसके क्या हो जाएंगे 40, और उसके थ्योरी के मार्क्स क्या हो जाएंगे 50, और उसके बाद 10 और उसके 100। और जो आपका 1st to 8th क्लास में है तो उसकी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के ही 100 मार्क्स, और समेटिव उसका नहीं लिया जाएगा, उसी के बेस पर उसका ग्रैंड टोटल कितना होगा 100 होगा। तो इस तरह से क्या लिया जाता है इवैल्यू।
तो अगर थोड़ा सा डिटेल में और करें तो उनमें मार्किंग स्कीम होती है। फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करने के लिए होता है बच्चों को, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, या फिर उसके बाद मैथ्स, ईवीएस, आर्ट्स, जो उसका वर्क एक्सपीरियंस है, फिजिकल एजुकेशन है, और टोटल कितने में से 70 70 70 और आपका 100। तो इस तरह से जो टोटल ग्रैंड टोटल बनेगा उसका वो A+B को जोड़ के बनेगा, जिसमें आएगा आपका फॉर्मेटिव और सबमिटिव बोथ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन की, जो है आपका नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन और क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन। जो नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन है उसको कहा जाता है आपका मानक संदर्भित परीक्षण, ठीक है। टेस्ट भी बोला जाता है इसको, और आपका मूल्यांकन भी कहा जाता है। यहाँ दिया हुआ है आपको सामान्य संदर्भित मूल्यांकन, लेकिन इसको दूसरे शब्दों में मानक संदर्भित आपका इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। और दूसरा आता है क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन, तो इसको कहा जाता है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो आपका है क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन, ठीक है। तो क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन को जैसे मैंने कहा आपका मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। तो जो मानदंड संदर्भित परीक्षण है उससे हमारा अभिप्राय होता है कि ऐसा परीक्षण या ऐसा मूल्यांकन जो पूर्ण निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाए, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसमें क्या होता है, जो अध्यापक होता है उसके अध्यापन की जो विधियाँ होती है और शैक्षिक जो पाठ्यक्रम होता है, सामग्री, वो क्या है लगातार उसमें बदलाव लाकर सुधार करने हेतु सहायता क्या करता है, उसको प्रदान करता है। जैसे मैंने कहा कि मेजरमेंट और इवैल्यूएशन करने के लिए वो क्या करता है, साधन विकसित करेगा कि ताकि बच्चों को अच्छे से वो चीज़ समझ आ जाए। तब जब वो परीक्षण करता है तो परीक्षण उसमें क्या होता है, काफ़ी ऊंचे स्तर का इसमें होता है, और उसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट का जिसका परीक्षण लिया जाता है उसका जो निर्धारण है, पूर्व निर्धारित जो उसने काम किया है उसको देख के भी किया जाता है। और इस पर क्या होता है, जब उसका बाद में इवैल्यूएशन लिया जाता है, शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे तो मास्टरी हो जाएगी, मास्टरी लेवल बढ़ गया तो स्टूडेंट को भी क्या है ज़्यादा अच्छे से क्या आएगा, उसमें समझ आएगा। इसमें इंडिविजुअल का क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण भी साथ में ही इसमें आ जाता है, और रिमेडियल टीचिंग भी क्या की जाती है, प्रोवाइड एक बच्चे को की जाती है। तो जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो जो क्राइटेरियन या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है वो डिनोट करता है एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एन एक्सपेक्टेड पोस्ट इंस्ट्रक्शनल लर्निंग आउटकम, एंड इंटेंडेड level of child performance, and an acceptable land of learners achievement, and a desired standard of product or performance। तो क्या होता है, जब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के लिए एक क्राइटेरिया क्या दिया जाता है एक बच्चे को फॉलो करके, वो बच्चे के लिए भी और एक टीचर भी क्या करता है, उसको फॉलो करता है। फॉलो करने के बाद वो अपनी सूझबूझ का प्रयोग करता है। प्रयोग करने के बाद जब वो अप्लाई करता है तो मेन उसमें क्या है कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। उसमें वो बहुत सारे अधिगम साधनों और सामग्री का भी क्या करता है, एक टीचर प्रयोग करता है, ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ आ जाए। अगर इसमें स्टेप्स की बात करें, स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ CRT क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की, तो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट एरिया। क्या देखेगा, एक टीचर देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा अपने सब्जेक्ट एरिया को। दूसरा वो करेगा सिलेक्शन ऑफ यूनिट और टॉपिक, एक यूनिट लेगा या टॉपिक लेगा। थर्ड में वो करेगा आपका जो डिलिनेशन है उसका ऑफ डोमेन्स एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, वो लिखेगा कि क्या कैसे मैं इस काम को करूँगा। उसके बाद स्पेसिफाई करेगा वो डोमेन ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद एक्सटर्नल रिव्यू ऑफ स्टेप जो C और D में उसने बनाए हैं कि वो कैसे काम करेगा, ऑब्जेक्टिव उसका क्या रहेगा, उस पर वो रिव्यू देखेगा कि पहले जब काम हुआ था वो तो उसमें कैसे वो चीज़ हुई थी। अब इंटरनल रिव्यू ऑफ स्टेप E, जो स्टेप E भी देखा है उसके अंतर्गत भी वो चेक करेगा, जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो मुझे कैसा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एडिशन तो करेगा ही करेगा। पिछला देखने के बाद हम अपना भी उसमें ऐड करते हैं, हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। उसके बाद फ्रेम करेगा टेस्ट आइटम्स, फॉर्म्स, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट में देखेगा कि कैसे वो उस चीज़ को अप्लाई करेगा।
अब जो स्टेप जी है कि उसने फ्रेम किया टेस्ट आइटम्स को और फॉर्म किया उसका प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, उसके बाद इंटरनल रिव्यू देखेगा अपने स्टेप जो पीछे वाला स्टेप है उसमें, कि इंटरनल मतलब अंदर से वो देखेगा कि मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे कैसा रिस्पॉन्स उसमें आएगा। फिर एक्सटर्नल जब अप्लाई करेगा उसके बाद भी वो देखेगा कि कितना उसमें रिस्पॉन्स आ रहा है। अब वो फील्ड में उसको ट्राई आउट करेगा टेस्ट फॉर्म को और प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट को क्या देखेगा, वो फील्ड ट्राई आउट मतलब उसको अप्लाई करेगा और इंटरनल रिव्यू ऑफ स्टेप जो उसका जे है पीछे वाले का देखेगा कि मुझे कितना उसमें रिज़ल्ट मिला है। और फाइनल टेस्ट फॉर्म प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट जो उसके हुए हैं उसका फाइनल टेस्ट वो लेगा और यूजिंग टेस्ट इन द क्लासरूम वो टेस्ट को क्या करेगा, अप्लाई करेगा क्लासरूम में और फाइंड करेगा उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। तो ये होते हैं स्टेप्स डेवलपमेंट क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। हम क्या करते हैं जब बनाते हैं तो इन स्टेप्स को क्या करते हैं हम वहाँ पे फॉलो करते हैं। तो अगर हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की मेरिट्स की बात करें तो ये क्या करता है, अध्यापक को उसके अध्यापन की विधियों और शैक्षिक पाठ्यक्रम सामग्री में लगातार बदलाव लाकर सुधार करने हेतु सहायता प्रदान करता है। दूसरा, विद्यार्थियों को अपने आप में सुधार लाने हेतु मार्गदर्शन करता है। तीसरा, पाठ्य उद्देश्यों की प्राप्ति तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक शक्ति एवं क्षमता का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। और विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये क्या करता है, जो पाठ्यक्रम एवं अधिगम साधनों और सामग्री के परिवर्तन लाने में भी सहायक सिद्ध होता है और अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों की प्रगति संबंधी रिपोर्ट तैयार करने में भी क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है टीचर्स को। अगर लिमिटेशन की बात करें तो इस परीक्षण का जो प्रयोग है वो सीमित ज्ञान के मूल्यांकन हेतु किया जा सकता है। मिश्रित ज्ञान एवं जो सूझ है शक्ति का, क्योंकि हमने इसमें एक टॉपिक की बात की, एक यूनिट की बात की, तो ये हर इसमें संभव नहीं है। और उसके बाद ये परीक्षण बताने की योग्य भी नहीं है कि मैंने क्या क्या काम किया है, क्योंकि वो पहले अप्लाई भी करेगा, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आए तो आगे करेगा, नेगेटिव आए तो क्या क्या करेगा, उस चीज़ को छोड़ देगा। तो इसमें क्या है, वो सबको नहीं बता सकता कि उसने, और शक्ति का जो उच्च स्तर होता है कितना ऊंच और निमन है वो बताना भी कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की। तो अगर हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई भी हम स्टडी करते हैं, चाहे क्लास की बात हो चाहे ट्रेनिंग की बात हो, उसमें क्या होते हैं, कुछ मानक निर्धारित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी भी छात्र का उपलब्धि परीक्षण लेकर, जैसे अचीवमेंट टेस्ट ले लिया, उसके उपलब्ध प्राप्तांक हम निकालते हैं, तो इन प्राप्त अंकों का मतलब ये नहीं होता कि इसकी व्याख्या मतलब जैसे कि उसने 100 अंश मानक के ज़रिए हम किसी छात्र की उपलब्धि प्राप्त अंकों की व्याख्या करते हुए ये बताएं कि उसका मतलब वो दूसरे छात्रों से कितना ऊपर है और कितना नीचे है। हम उसके अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि अगर उसके लिए एक नॉर्म बनाते हैं कि अगर वो इतना मतलब जैसे 35% या 45% एक क्राइटेरिया बना लिया कि अगर वो पास करता है तो उस क्लास के आगे वो जाने के लिए क्या तैयार है, मतलब वो रेडी है। लेकिन जैसे हम देखते हैं एंट्रांस में जब बच्चा क्वालिफाई करता है तो कई बार क्या होता है, जिन बच्चों के मार्क्स परसेंटेज कम होती है तो वो क्या कर जाते हैं, टॉप कर जाते हैं। तो लेकिन इंटेलिजेंस लेवल वहाँ से कंसिडर नहीं होता उसकी परसेंटेज से कि उसने 50% लिया है या 60% लिया है या 99% लिया है। मतलब वो मार्क्स ये बताते हैं कि उस ट्रेनिंग के बाद वो बच्चा जिस फील्ड में जाएगा तो वो एलिजिबिलिटी उसकी वहाँ पे क्या है, एक बन जाती है। तो नॉर्म रेफरेंस जो भी टेस्ट होते हैं उसमें जब बच्चों की पोजीशन बताई जाती है, जैसे आप लोग जानते हैं जब भी रिज़ल्ट निकलता है तो बच्चे टॉप 10 की लिस्ट में जो आते हैं पूरे हिमाचल में, जिन्होंने टॉप किया, अपने स्कूल में टॉप किया, तो वो क्या होते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंतर्गत, मानक संदर्भित परीक्षण के अंतर्गत हम उनकी जो पोजीशन है वो वहाँ पे बताते हैं। तो जब तक वो चीज़ नहीं होगी तो बच्चे स्टडी भी क्या करते हैं उन चीज़ों को, लेकिन इंटेलिजेंस की बात नहीं करते कि लेवल कितना है बच्चे की, लेवल की बात नहीं करता, लेकिन उसका पद या उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, प्रमोट हो जाती है उस क्लास से नेक्स्ट क्लास के लिए। तो अगर हम इसमें स्टेप्स की बात करें तो सेट किए जाते हैं यूनिट ऑब्जेक्टिव
कि हर एक यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमने देखो पीछे जब बात की क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में, तो हमने उसमें देखा कि हम एक यूनिट पकड़ेंगे या एक टॉपिक की बात करेंगे, उसमें फॉर्म करेगा मेथड, टीचर क्या करेगा मेथड के बाद ये देखा जाएगा कि कितना उसने सीखा है। लेकिन यहाँ पे सेट यूनिट ऑब्जेक्टिव, हर एक यूनिट के ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, टीच किया जाएगा, दोज ऑब्जेक्टिव्स पे काम होगा और टेस्ट फॉर दोज ऑब्जेक्टिव्स लिए जाएंगे और असाइंड मार्क्स और ग्रेड्स हम वहाँ पे स्टूडेंट्स को देखेंगे, चाहे वो टॉप 10 की पोजीशन की बात हो या फिर क्लास में फर्स्ट और सेकंड की बात हो। अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है आपका एनआरटी और सीआरटी में। तो जो आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, ठीक है, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को जैसे मानक संदर्भित परीक्षण हम कहते हैं, और आपका जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है उसको मानदंड संदर्भित हम क्या कहते हैं, टेस्ट कहते हैं। तो जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो आपका सीआरटी है, ये परीक्षण क्या होता है, पूर्व निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों पर आधारित होता है। और मानक संदर्भित क्या होता है, जो आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, ये परीक्षण मानकों पर आधारित होता है और इस परीक्षण द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम के प्रभाव को मापा जाता है। और ये परीक्षण शैक्षिक उपलब्धि, जैसे इसमें ग्रेड की बात करते हैं हम, तो ये परीक्षण शैक्षिक उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इस परीक्षण में विद्यार्थियों के आपस में कोई प्रतियोगिता नहीं होती है और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके स्वामित्व स्तर पर पहुंचने का प्रयास करता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये विद्यार्थियों में अंधी प्रतियोगिता और ईर्ष्यालु स्वभाव का जन्म होता है और इससे विद्यार्थी मानसिक संतुलन खो सकते हैं, क्योंकि जैसे टॉप में आने के लिए कई बार बच्चे कुछ भी कर लेते हैं, जैसे लास्ट में सुसाइड कर लेते हैं या इस तरह से। तो मानक संदर्भित जो आपका परीक्षण है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे अपना मतलब जैसे सुसाइड कर लेते हैं इस तरह से कि वो चाहते हैं कि उन्होंने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, सेकंड लेनी है, तो ये पोजीशन की बात करता है कहीं ना कहीं। और इसमें जो मानदंड संदर्भित है या आपका सीआरटी है, इसमें क्या करता है, वो अपनी जो क्वालिटी है उनको इम्प्रूव करके, जो कमियां हैं उनको इम्प्रूव करके दी बेस्ट बनने की कोशिश करता है और टीचर से भी हेल्प लेता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका इवैल्यूएशन वाला पार्ट, जिसमें हमने सीसीई और आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात कर ली। आगे वाले जो लेक्चर होगा उसमें हम टूल्स और टेक्निक्स की बात करेंगे कि कैसे हम मेजर करते हैं, कैसे हम इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स का करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।